राजस्थान की स्थिति है कि जहाँ पहले कभी मरु प्रदेश कहते थे, अब इस प्रदेश को पूरी तरह से हत्या और बलात्कारियों के जिम्मे छोड़ने वाले राज्य को कहा है। ऐसा राज्य जिसका मुखिया गृह मंत्री भी है और गृह मंत्री के होने के नाते भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। लगभग 16 महीने हो गए गिने चुने अवसरों को छोड़कर कभी भी घर से बाहर वो निकले नहीं है। हालत यह है कि उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। राजस्थान में मोटे तौर पर लगभग 4 लाख युवा है और अभी तक इन्होंने कोई 36,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने का किया। उसको युवा आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों ने इन्होंने एक बात कही थी चुनाव के समय कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, और मुझे ध्यान है कि जिन युवराज का नाम ले लेकर के कांग्रेस के लोग थकते नहीं हैं, उन्होंने चुनाव में एक सभा में कहा था 1, 2, 3, 10 तक गिनती बोली थी। 10 तक की गिनती पूरे होते होते हम सब किसानों के संपूर्ण कर्ज को माफ करेंगे। लेकिन आज भी किसान पूछ रहा है कि हमारे कर्ज की माफी कब होगी, जिसका कांग्रेस ने वादा किया था। किसानों को उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिलों
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर जारी किया है। यहां 6 जिलों में पंचायत चुनाव है। इसी के मद्देनजर एक बड़ा आरोप यह भी लगाया है कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। बहुत सारे लोगों को सिंबल नहीं दिया गया है। सिर्फ यही वजह है कि जो जीतेंगे उन्हें किसी भी तरह से दबाव डाल करके अपने पाले में किया जा सके। कानून व्यवस्था हो, रोजगार का मुद्दा हो, कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के अरुण चतुर्वेदी, फॉर्मर मिनिस्टर और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और ब्लैक पेपर जारी किया। आप वो तमाम दृश्य जन टीवी की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि अक्सर जब भी चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक दल जो अपोजिशन में होता है इस बात का आरोप क्यों लगाता है। क्या बना बनाया एक रूट लाइन हो गई कि हाँ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजेंद्र मीना जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। पंचायत चुनाव में है, 6 जिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर से अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन ब्लैक पेपर के क्या मायने हो सकते हैं? योगेंद्र जी, पहले भी आपके साथ जब चुनाव हो रहे थे तो ब्लैक पेपर इतनी लेट निकालते हैं कि जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाता। हमारे प्रचार के लिए या बाकी प्रचार के लिए जरूर निश्चित रूप से हम आज जैसे चर्चा कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर की चर्चा करेंगे, लेकिन आम पब्लिक में चर्चा होगी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार तो शुरू हुए करीब एक सप्ताह शुरू हो गया। उस ये ब्लैक पेपर तो पहले आने थे लेट, लेकिन हाँ भाई इन्होंने पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। वही कह रहा हूँ, वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, योगेंद्र जिसके लिए ब्लैक पेपर निकाला है वहां तक अगर आप पहुंचा नहीं पाओगे तो आखिर ब्लैक पेपर का मतलब क्या रह जाता। सही बात है, प्रतिपक्ष का ध्येय होता है कि कमियों को आप उजागर करो और बात समझाने की कोशिश करो, लेकिन जो कमियां इन्होंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करें तो केंद्र सरकार ने भी अपनी केंद्र की जो नीतियां हैं उसमें देखिए, पहले था 10-90 का रेशो आपके सामने और पहले 60-40 का रेशो था। अब वो रेशो घटा करके 50-50% कर दिया है। तो इसलिए केंद्रीय योजनाएं जिस प्रकार से इफेक्टिव तरीके से राज्य सरकारें पहले लागू करती थी, अब निश्चित रूप से इसमें शिथिलता आई है, कमी आई है। बात सही है, इसमें भी दो राय नहीं है कि ये कहना कि केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित जिस तरह से होनी चाहिए थी सरकारें नहीं कर पा रही है। उसका कारण यह है कि वो ये कहती है कि जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम किस प्रकार से, और कोविड काल में तो जिस प्रकार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। सही बात है। अब आप देखिएगा कि इन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के भी जिस प्रकार से ब्लैक पेपर में वो सारी चीजें बताई गई है कि कोविड सरकार ने तो श्याम जी किसी के यहाँ से नॉइस आ रही है, कहीं अगर कोई बातचीत कर रहे हैं तो प्लीज उनको आप स्टॉप करिए, राजेंद्र जी के, आपके या आरसी चौधरी जी के, क्योंकि वो आवाज आप लोगों की दब रही है जब वो बात करते हैं। तो जी कंटिन्यू करिए आप। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही कहता हूँ कि केंद्र सरकार की योजनाओं को इफेक्टिव ढंग से लागू नहीं कर पाने का केंद्र राज्य सरकारें कहती है कि जो पहले रेशो मिलता था उसमें कमी कर दी गई है, इसलिए निश्चित रूप से जो प्रभावी ढंग से पहले लागू हो पाता था नहीं। लेकिन कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी ने हमलावर हुई है, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र भी है, और दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का भी क्षेत्र है। तो दोनों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पे लगी हुई है, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी प्रतिष्ठा इस पर दांव लगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रमुख नेता कई सारे हैं, 6 तो मंत्री इसमें शामिल है और विभिन्न प्रकार के विधायक शामिल है, तो उनकी प्रतिष्ठाओं की सारी चीजों को लेकर के सामने आ रहा है। तो ब्लैक पेपर जारी करना निश्चित रूप से विपक्ष का जो निभाई है वो लेट निभाई है, लेकिन हाँ विपक्ष को करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। राजेंद्र जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, राजेंद्र जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, कोई बात कर रहे हैं तो उनको एक बार प्लीज साइलेंट करिए, क्योंकि उनकी आवाज की वजह से हमारे गेस्ट आप लोगों की आवाज दबेगी। अभी उनसे कहीं जी ठीक जी श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा मैं। राजेंद्र जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। श्याम जी ने एक बड़ी एक रोचक बात कही है, और ये अक्सर भी देखते हैं हम कि पार्टियां उस वक्त जारी करते हैं तो इसमें एक ऐसा लगता है कि रस्म अदायगी है।
पहले दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है, आप लोग ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं। ब्लैक पेपर से उम्मीद यही होगी आप लोगों को कि हमारे मतदाता तक वो बात पहुंचनी चाहिए। अभी श्याम जी का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब स्थानीय निकायों का चुनाव था तो 2 लोगों को हमने अलग अलग जगह से जोड़ा था, उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ से पार्टी कार्यालय से ये सामग्री जारी की गई है, आपको पता है? तो उनको पता भी नहीं था कि ये जारी भी हुआ है और क्या इसका मजमून है। तो इतना विलंब क्यों किया जाता है? तो इसे एक मैसेज ये जाता है कि ये तो रस्म अदायगी है, कि ये तो करना ही था। नहीं योगेंद्र जी, विलंब की बात नहीं है। ये मेन बात ये है कि हमारी पार्टी पहले ही जब जैसे चुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा की, उसके तुरंत बाद इनकी जो हरकत थी वो हरकत चौड़े में आने लगी कि ये बिल्कुल अपना ये चाहते हैं कि अपना कैसे भी साम दाम दंड भेद हमारी सत्ता आनी चाहिए कांग्रेस की। ये तो पूरी गुंडागर्दी में उतर आए। अब मैं वार्ड नंबर 13 की बात करता हूँ, भरतपुर के। यहाँ ये एमएलए हैं अपने नदवई से, इनके लड़के के मामले में इन्होंने सरेआम 13 नंबर पंचायत समिति सेवर का नदवई का जो वार्ड है उसमें चौड़े में इन्होंने ये उसको एक बसपा वाला था उसको जबरदस्ती जेल में डाल दिया, बंद करा दिया, उसका पर्चा खारिज करा दिया। एक बीजेपी वाली का उसका जबरदस्ती उसका खारिज करा दिया। तो इस तरह इन्होंने ऐसे ही हमारे गर्ग साहब जो मंत्री हैं उनके परिवार में उन्होंने निर्विरोध करा लिया। और इन्होंने जो एमएलए नदवई से हैं उन्होंने निर्विरोध, अबाना जी उन्होंने निर्विरोध करवा लिया। इन्होंने खुलेआम जो गुंडागर्दी हो सकती है अपने प्रशासन का पूरा सख्ती से दुरुपयोग करने का काम किया इन्होंने। ऐसे आप कहीं भी ले लो, आप उस तरह की हरकत ये कर रहे हैं। इसलिए हमने मजबूरन होकर के सब जगह हमने बात की। जिला स्तर पे हमारे प्रभारी लगे हुए, जो नीचे से रिपोर्ट मंडल स्तर तक रिपोर्ट आ रही थी कि इन्होंने कांग्रेस वालों ने ये चाहते कि हमारे प्रधान बैठे, हमारे पंचायत सदस्य जीत के आए, हमारी जिला परिषद सदस्य जीत के जाए और कैसे हमारा जिला प्रमुख बने। इस बात को लेकर के ये तो इनको कोई चिंता नहीं है। जनता में क्या हो रहा है, कितना आज आप जानते हो कितने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, कितनी दुर्दशा हो रही है, बहन बेटों की इज्जत लूटी जा रही है, उनमें कोई कार्रवाई आज तक ये करते नहीं, पूरी लापरवाही ये बरतते हैं। तो उसमें ध्यान नहीं है। इनको सत्ता बचाने का काम कर रहे हैं गहलोत जी, पायलट जी। दोनों की लड़ाई में जनता का नुकसान हो रहा है। ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं करना चाहते कि इनकी सत्ता कैसे बचे, घर में बैठ के राज शासन कर ले गहलोत जी, ये चाहते हैं। ये जनता का कोई वो नहीं है, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। कोई क्षेत्र में विकास, योगेंद्र जी क्षेत्र में कोई विकास नाम की चीज नहीं है। झूठ बोल के सत्ता में आ गए कांग्रेस। जब इन्होंने क्या है कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारे किसान रहते हैं, उनके कितने कर्जे माफ किए? संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, ये लेके आए। बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या भत्ता दिया? 7,000 करोड़ का कर्जा माफ किया केवल 11 लाख किसानों का। जो 67 लाख किसान है, 1,20,000 करोड़ रुपए इनको चाहिए बजट में, और झूठ बोल करके सत्ता में 3 सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आरसी चौधरी जी से जवाब दिलवाता हूं सर, मैं जवाब दिलवाता हूं। जवाब दिलवाओ चौधरी साहब। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काले कारनामे करके बीजेपी ने एक ये जारी किया है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो पहला तो रिएक्शन चाहूंगा इसमें ब्लैक पेपर पे आपका। मैं योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो 2.5 साल पहले केंद्र के अंदर जनता का जनादेश लेके आशीर्वाद लेके सरकार बनी थी, 2.5 साल बाद में वो जन आशीर्वाद यात्रा में फिर चले जाते हैं अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और राजस्थान के लोगों का साधुवाद करना चाहूंगा कि वो लोगों को पहचान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आज हैसियत नहीं है कि वो लोगों के बीच में जाके बात कर सके, इसलिए वो सिर्फ बंद दफ्तर में बैठ के चाहे ब्लैक पेपर जारी करें चाहे दूसरी चीजें जारी करें, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं जा सकते। और भारतीय जनता पार्टी के नेता की बौखलाहट ये बता रही है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो चुनाव करा रही है, चुनाव जो कराते हैं वो चुनाव आयोग कराता है। अगर चुनाव को लेकर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग में जाना चाहिए, दूसरे संवैधानिक संस्थान में उनका रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन इनकी बौखलाहट ये बता रही है कि जनता के बीच में मुझे लगता है कि अपनी असफलता को ये स्वीकार कर चुके हैं जब पहले चरण का प्रचार समाप्त हुआ है। इसलिए आज राजस्थान की जनता ये जानती है कि जहां पे पूर्ण बहुमत की और एक सशक्त सरकार जो दी राजस्थान के लोगों ने, साहब 21 जिला प्रमुख में 14 जिला प्रमुख हमारे हैं, हम तो पहले भी जीत चुके हैं और फिर जीतेंगे। आप भेज दिया गया और राजस्थान को उपचुनाव के लिए उड़ीसा भेज दिया गया। अब राजस्थान की जनता के बीच में ये कभी गए नहीं, 2.5 साल तक
8 मुख्यमंत्री बन के घूमते रहे। ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी और गहलोत साहब की लड़ाई है, तो तुम्हें फायदा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन ये जनता जानती है कांग्रेस का कार्यकर्ता पे राजस्थान की जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि दुख दर्द के अंदर राजस्थान कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान के 400 ब्लॉक हो, चाहे 25 लोकसभा हो, 200 विधानसभा हो, चाहे तमाम महंगाई की मार हो, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, अगर ये जारी करना चाहते थे तो इन्हें राजस्थान की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक 25 सांसद जिता के भेजे, लेकिन मोदी जी के सामने एक भी राजस्थान के हक की बात नहीं रख सकते। राजस्थान में जब लोगों की जब रोजगार चले गए, बेरोजगारी चरम पे है, आमदनी घट रही है, तो प्रतिदिन ये तय करते हैं, लूटते हैं। और आज कल जो वित्त मंत्री ने कहा हम 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएंगे, किसको जुटाएंगे? क्या मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बनाई हुई संपत्तियां हैं? इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता की अथक मेहनत से और सरकारों की बनाई हुई। आरसी चौधरी जी, हम मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे। अब मैं फोकस इसी पर रखना चाहता हूँ, राजस्थान पे। मुद्दे हैं वो तो मुद्दे हैं सर, मुद्दे हैं वो तो मुद्दे हैं। आप अपने पिता की बनाई हुई संपत्ति को अगर अलवर में बेचेंगे तो वो लोग जानते हैं कि योगेंद्र जी ने क्या बनाया और क्या उसके पिता की संपत्ति थी। इसलिए देश की जनता ये जानती है कि ये सिर्फ एक ही आदमी है, हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा सेल्समैन है, और वो 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, 2 लोगों की जोड़ी है, और तीसरे बाकी उनके पीछे जो भी वो बोलते हैं वो बोलते रहते हैं। राजस्थान की जनता के बीच में जाना चाहिए था, विपक्षी सशक्त भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था। इनके 25 विधायकों ने सदन में लिख के दिया कि हमें हमारे क्षेत्र की मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं मिल रही है। वो अध्यक्ष जी के पास में गए, अपनी पार्टी के नेता के पास गए। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान की सारी छात्र जनता के दुख दर्द में शामिल होइए। आज 9 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों पे है, राजस्थान का अन्नदाता शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठा है, राजस्थान के अलग अलग जगह पे बैठा है, कभी ये उस कैंप के बीच में नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी का कोई चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ आरसी चौधरी जी, जवाब दिलवा रहा हूँ आपको, जवाब दिलवाता हूँ सर, जवाब दिलवा रहा हूँ। जवाब आरसी चौधरी जी, मैं जवाब दिलवाता हूँ। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, यहाँ पे राजनीतिक दलों में एक बड़ी चीज मैं यह देखता हूं कि जब भी इलेक्शन होते हैं, अपोजिशन की पार्टी होती है, वो ये कहती है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग शब्द थोड़ा मैं समझ से बाहर है कि ब्यूरोक्रेसी बदल जाती है, सिस्टम बदल जाता है, या फिर ये कहना है कि एक आरोप लगना ही है। ये तो हम मानसिक रूप से तैयार भी रहते हैं कि हाँ वो पार्टी ये आरोप लगाएगी। अक्सर मैं देखता हूँ, बात यही की नहीं है, पूरे वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ। ये देखिए योगेंद्र जी, ये तो दुरुपयोग की बात कहते हैं, सदुपयोग होता है, साधनों का सदुपयोग सरकार करती है। अभी दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। मैं तो कल देखे प्रसादी लाल मीणा ने देखिए 25 लाख की घोषणा की थी वहां पर लालसोट में। आज मैं सुन रहा था इनके प्रदेश अध्यक्ष ने आमेर में विकास के अंदर 10 लाख रुपए स्कूल की घोषणा कर दी कि हम वो हॉल बनवाएंगे। आचार संहिता इनके ऊपर लागू नहीं होती है क्या? उनके ऊपर लागू होती है तो इनके ऊपर भी लागू होती है। तो ये देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरीके से चुनाव कराता है उसकी मानता नहीं है, कोई उस तरह से कार्रवाई करता नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष इतने प्रभावी ढंग से जो कार्रवाई की जानी चाहिए नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रतिपक्ष का भी इसमें दोष है। प्रतिपक्ष को निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है PS मेहरा को शिकायत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप कार्रवाई कीजिएगा। कार्रवाई जो प्रभावी ढंग से होनी चाहिए वो नहीं होती है, बात हकीकत है। जो इस तरह से हम ये मान के चल सकते हैं कि देखिए, सरकार के उस सिस्टम को जरूर दुरुस्त करने की कोशिश की मिस्टर मेहरा ने, कि जैसे ट्रांसफर लिस्ट वगैरह जारी की, उसको निरस्त करवा दिया उन्होंने। देखिए, अगर हिम्मत कैसे हुई सरकार की करने की, आप देखिए चीफ सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी PS मेहरा की तरफ से, वो लिख रही है सेक्रेटरी का प्रभाव इतना नहीं होता। PS मेहरा को बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को निर्देश देने चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो हिम्मत ही कैसे जुटाई। तो इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने के लिए पक्ष विपक्ष दोनों को प्रभावी ढंग से जो काम करना चाहिए शायद नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं देखिए, राज्य की जो नीचे की सरकार बनेगी, गांव की सरकार बनेगी, गांव की सरकार का मुखिया को किस रैंक मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी तक तय नहीं है। जिला प्रमुख किस स्तर का होगा, क्या अधिकार होंगे, अधिकार देने की बात ना तो बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने अपने ये जो आज ब्लैक पेपर जारी किया है उसमें डिमांड भी रखनी चाहिए सरकार से कि जिला प्रमुख बनेगा या प्रधान बनेगा, उसको किस प्रकार से उसकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में, सशक्त बनाने में क्या अधिकार और दिए जा सकते हैं। दोनों ही बातें नहीं कर रहे, दोनों प्लेग, एक उनकी दोष करता है, फिर कांग्रेस कह देती है हमारे पास हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिएगा, गांव की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए
जो प्लानिंग जिला स्तर पे बननी चाहिए, जो बनती भी है, उधर प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती है। तो इसलिए ये चीजें आज के स्तर पर जो 6 जिले हैं, निश्चित रूप से 6 जिले वो जिले हैं जहाँ की प्रभावी ढंग से बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जहां पर कि आप लागू करो तो, क्योंकि 21 के तो पहले चुनाव हो चुके हैं और बाकी के चुनाव अब वो बाद में होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, ये बात सही है कि 982 करोड़ रुपए अब सीधे तौर पर पंचायतों को ट्रांसफर होता है, एक नई चीज आई है और डिजिटल के माध्यम से होता है, लेकिन उसका उपयोग ढंग से हो, पंचायत स्तर पर उनको टेक्निकल नॉलेज मिले, ये व्यवस्था कोई भी नहीं है। कोई भी सरपंच बनाता है, क्वालिटी का वर्क नहीं होता। इसलिए ये सारी चीजें किस प्रकार से डिमांड नोट में ये चीज आनी चाहिए बीजेपी के माध्यम से, किस प्रकार से केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है उसका उपयोग ढंग से हो और योजनाएं ढंग से लागू हो। ये चीजें डिमांड ना तो बीजेपी कर रही है और सरकार तो कह ही नहीं रही है, सरकार तो कहती है क्या मानू इसको, क्या मानू ब्लैक पेपर की आधी अधूरी तैयारी है बीजेपी की? देखिए मैं तो कह रहा हूँ ब्लैक पेपर आप निकालिए, ब्लैक पेपर के साथ साथ सरकार को सुझाव भी दीजिएगा कि ग्रामीण व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, कैसे सक्षम बन सकता है। अगर जिला परिषद का मेंबर तो बन जाता है, उसको कोई अधिकार तो होते ही नहीं है, क्या होते हैं? अब वो अपने क्षेत्र का छोटा एमएलए होता है, उसके ऊपर विकास फंड का भी ज्यादा पैसा मिलता नहीं, 20 लाख कितना देते होंगे अभी तय नहीं हो पा रहा है। एक गाइडलाइन तय नहीं थी, अगर एमएलए को 5 करोड़ है तो कम से कम आपके जिला परिषद का सदस्य बने उसको 50 लाख का विकास फंड का एक होना चाहिए, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में विकास सके। पंचायत समिति सदस्य के पास भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें व्यवस्थाओं में सुधार के लिए भी साथ साथ सुझाव भी देने, ब्लैक पेपर जारी करने का अधिकार बीजेपी को है, करना भी चाहिए, उसमें दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार की चीजें लिखी है कि केंद्र की कोई योजना ही लागू नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं कि हमने जो दीपावली तक 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दे दी, बाकी उससे कुछ नहीं, और राज्य सरकार कह रही है कि हमने 5,000 रुपए दे दिए एक व्यक्ति को। तो अब ये सारी बातें आपस में विवाद का विषय तो है, लेकिन ये जो ब्लैक पेपर की बातें हैं अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि गांव में कहां तक पहुंची है, क्या चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में बांटी है कि जैसे आपके चुनाव प्रचार तो बंद हो गया। राजेंद्र मीना जी का ये कहना था कि ब्लैक पेपर तो एक सिंबॉलिक है। हम तो पहले दिन से ही सरकार की योजनाओं का इनका विरोध कर रहे हैं कि जो स्थितियां वो आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे धरने प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ता इस सब चीजों से अपडेट हैं। ये तो अब ब्लैक पेपर जारी किया गया है। देखिए योगेंद्र जी, ब्लैक पेपर जारी करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उस ब्लैक पेपर का प्रभाव नीचे जो मतदाता तक तो पहुंचे, जो आपको वोट देगा। वोट तो वो देगा ना, उसको बताने का समझाने का तो उनको है। इनका पन्ना प्रमुख तक ब्लैक पेपर पहुंचना चाहिए था, जो नहीं पहुंचा पाए। ये पहले भी ये स्थिति है। राजेंद्र जी ब्लैक पेपर आप लोगों ने जारी किया है, इसका कुछ जयपुर या जयपुर से बाहर भी आप लोगों ने पहुंचाया है कि जैसे पन्ना प्रमुख का हम जिक्र करते हैं, आप लोगों की एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। कांग्रेस के पास में 1 यूथ 10 बूथ का अपना एक वो था, आप लोगों के पन्ना प्रमुख है, वहां तक ये सामग्री पहुंचा पा रहे हैं? और क्या वास्तव में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जब रिजल्ट आता है, अगर पक्ष में आता है तो ये कहा जाता है कि देखिए मसलन अगर अपोजिशन में पक्ष में कुछ अगर आता है रिजल्ट तो देखिए साहब सरकार की नाकामी है, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। और अगर विपक्ष में चला जाता आपके तो ये आता है कि ये बहुत लोकलाइज चुनाव होता है, इसमें व्यक्तिगत स्तर पे बहुत आधार रहता है, इस वजह से बहुत ज्यादा सिंबल का महत्व नहीं रह जाता है। दोनों रास्ते आप ये तय करके रखिएगा। 4 सितंबर को जब परिणाम आएगा, श्याम जी आप और में जुड़े रहेंगे, यही बात डायलॉग यही होगा, दोनों तरफ से सेट है। तो यहाँ सवाल ये उठता है राजेंद्र जी कि क्या सामग्री आपकी पहुंच पाई है आपके पन्ना प्रमुख तक, आपके मंडल तक, जहां चुनाव हो रहे हैं? नहीं योगेंद्र जी, हमने क्या है कि हमारे मंडल पूरे कंप्लीट है राजस्थान में। हमने बूथ स्तर तक हमारा काम हो चुका है और अभी हमने पन्ना प्रमुख का हमारा काम संगठन का चल रहा है। और अभी प्रदेश स्तर पर हमारी बैठक हुई थी, बैठक में पूरी चर्चा हुई थी, सारे हमने जिलाध्यक्ष लेकर सबको बुलाया था और पन्ना प्रमुखता का काम भी हमारा चल रहा है। फर्स्ट फेज काम चल रहा है, सेकंड का थर्ड का चल रहा है, पूरा काम होना है वो। और हमने ये योजना पहले ही सबको, जब प्रदेश में बैठक हुई थी, जिलाध्यक्षों को, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों को उस मीटिंग में बुलाया था और बुलाने के बाद उनको बताया था कि भाई कांग्रेस जिस तरह कर रही है, हमको किसी भी रूप में पार्टी के आम आदमी को हमको न्याय दिलाना है, जगह जगह धरना देना पड़े, प्रदर्शन करने पड़े। जैसे बिजली की इन्होंने रेटें बढ़ा दी, हर चीज में कहीं भी आज एमएसपी खरीदने की बात कर रहे, खरीद नहीं कर रहे। कोई किसी भी, आप किसी भी चीज को ले लो, कहीं भी ये अपने उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं। जो
जो इन्होंने कहा है उसमें ये पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है, और उसी को लेके आम जनता भी परेशान है, और ये परिणाम इनको मिलने वाला है। हमें 21 जिलों में जिला प्रमुख के चुनाव हुए, 14 में हमने जीत हासिल की, और ये अभी 6 जगह होने वाले हैं। अब इनको 4 तारीख पता लग जाएगा आने वाले जो परिणाम आएंगे कि क्या स्थिति इनकी होनी है। और निश्चित रूप से हमारी बीजेपी की ज्यादा जिला प्रमुख जीतेंगे, पंचायत सदस्य मेंबर जीतेंगे, जिला परिषद सदस्य मेंबर भी जीतेंगे, और इनको पता लग जाएगा। ये कहते हैं साहब ये केंद्र सरकार पे डालते हैं, अरे केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार कौन सा काम नहीं कर रही? आप किसानों को धरना कितने किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। एक बात कह रही है सर, एक बात वर्तमान सरकार कह रही है कि राजस्थान को विषम परिस्थितियों से जूझते हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री भी, यहाँ के सांसद भी, मिनिस्टर्स भी, कि राजस्थान डिफरेंट यहाँ का वेदर और यहाँ की जो स्थितियां वो हैं। नॉर्थ ईस्ट को जो स्पेशली पैकेज या फिर देखिए विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, अब किसी को नहीं मिल सकता, विशेष पैकेज दिया जा सकता है। ये आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही कर चुकी है, आप लोगों के वक्त नहीं, आपसे पहले कर चुकी, यूपीए सरकार कर चुकी थी। अब वो आर्थिक पैकेज के रूप में मिल सकता है। राजस्थान की परिस्थितियां वास्तव में बहुत अलग हैं, कभी भी सूखा, कहीं बरसात होती है तो बिल्कुल अतिवृष्टि हो जाती है, यहाँ पे ओले गिरते हैं तो उसमें तबाही हो जाती है। हमारे यहाँ पे जो योजनाएं थी पहले से 10-90 का रेशा था, फिर उसे 40-60 का किया गया, 20-80 भी किया गया, आज 50-50 है। लेकिन इसको लेकर के सरकार कई बार कहती है कि सांसदों के साथ मैं भी जा सकता हूँ। मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से विधानसभा में इस बात को कोट कर चुके हैं कि मैं जा सकता हूं, आप लोगों के साथ चल सकता हूं। कटारिया जिस रिक्वेस्ट की आप लोग चलिए, राजस्थान की परिस्थितियां जैसी आप लोगों से किसी से छिपी नहीं है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए जाकर के कि हमें हमारा हक दीजिए। राजस्थान विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, आप 50-50 मत करिए योजनाओं में, क्योंकि हर घर जल योजना है, बहुत अच्छी बात है, पीने का पानी आप लोग पहुंचा रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगा इसे, लेकिन योजना का जो रेशियो है उसी की वजह से आज अटका हुआ है। राज्य सरकार चाहती है कि आप 90-10 में, 80-20 में करिए, केंद्र सरकार कह रही है 50-50 करिए। खैर ये इस मुद्दे पर मैं कभी लूंगा, लेकिन राज्य सरकार का ये कहना है, जिन चीजों को लेकर के कुछ हद तक आप आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर के सरकार की डिमांड है। समय कम है, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। आरसी जी, एक बात अक्सर में सुनने को मिलती है मेरे को कि जब आप अपोजिशन में थे तो बीजेपी गवर्नमेंट पे आरोप थे, आज बीजेपी लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ये मेरे समझ से बाहर है कि कैसे दुरुपयोग करते हैं और क्यों ये आरोप लगते हैं। योगेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर किसी को अगर मशीनरी से कोई शिकायत हो, देश का केंद्रीय चुनाव आयोग है, हाई कोर्ट है, राज्य चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग में जाते, उस चुनाव आयोग में शिकायत करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का सामना नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में बैठ के ब्लैक पेपर जारी करेगी, आरोप प्रत्यारोप की जारी करेगी। लेकिन राजस्थान की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती है कि 20 लाख करोड़ रुपए आपने पेट्रोल और डीजल पे कमाए, आज कोरोना की लड़ाई के अंदर एक गृहिणी को सिलेंडर के ऊपर 306 रुपए आपने बढ़ाए। आज कृषि की लागत इन्होंने आमदनी दोगुना नहीं की, कृषि की लागत दोगुना कर दी। आज डीजल को पेट्रोल के बराबर में लाके खड़ा कर दिया। योगेंद्र जी, आप और हम सब ने देखा कि कितना बड़ा गैप होता था और डीजल का प्रभाव आम आदमी पे कितना पड़ता है, किस प्रकार से इन्होंने दरें बढ़ाने का काम किया। आज ये देश जानना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, वो ये कहते हैं कि इन कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दीजिए। वर्तमान के जो जस्टिस हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ऐसे कानून बना रही है कि सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत आ रही है। ये लोग संवाद की प्रक्रिया को बंद कर दिया, संसद को बंधक बना दिया और सिर्फ एंड सिर्फ सत्ता का साम्राज्य की विस्तार की नीति पे करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी तानाशाही रवैये के साथ में कर रहे हैं। पेगासस का सबने देखा है। हो सकता है योगेंद्र जी और आप हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, आपका भी फोन टैप हुआ या नहीं हुआ, पेगासस के वहां पे सॉफ्टवेयर आपके भी गया या नहीं गया, लेकिन इस सरकार के खिलाफ में कोई बोल नहीं सकता। आज जिस देश के अंदर तानाशाही है, जिस देश के अंदर जहां पे कोरिया के साथ में हिंदुस्तान को खड़ा किया है, और यह आरोप हमने नहीं लगाया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उन्होंने ये आरोप जारी किए। आज प्रेस की फ्रीडम का स्थान देखिए, आज हंगरी टैक्स पे देखिए, आप तमाम चीजों पे देखिए, आज बेरोजगारी पे देखिए, पूरे आयाम छूटे गए जो 70 साल तक जो नहीं हो सके। चौधरी जी, गांव की बात करें जनता पार्टी के नेता, तो लेकिन चुनाव में प्रभावी रहेंगे आप चौधरी साहब, दुरुपयोग तो आप लोग कर रहे हो। चुनाव आयोग के चुनाव घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा कर दिए,
तो आपने ट्रांसफर करने की क्या आवश्यकता थी? केवल एमएलए को खुश करने के लिए? क्या एमएलए खुश करना चाहते थे स्थानांतरण करके? क्या आज जितने एजुकेशन के ट्रांसफर आपने किए, आपने आरएस के और आईएएस के ट्रांसफर किए, क्योंकि जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा कर दी, पंचायत चुनाव की जब घोषणा हुई, तो आपको चुनाव स्थानांतरण करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों फिर चुनाव आयोग, क्यों आपको झुकना पड़ा? क्यों चुनाव आयोग के आपको क्यों वो स्थानांतरण पर रोक लगानी पड़ी? ऐसी क्या आवश्यकता थी? केवल एमएलए को खुश करने के लिए वो ट्रांसफर किए एसडीएम के और उनके। समय कम मैं रोकना चाहूंगा। तो राजस्थान में भाजपा ने ब्लैक पेपर जारी किया है, कांग्रेस उस पर आक्रामक है और यहाँ पे 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसमें पहले दौर का शोर थम चुका है, लेकिन देखना होगा कि ये ब्लैक पेपर इन 6 जिलों में कितना रंग जमा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनाव से हम इस वजह से जोड़ के देख रहे हैं, ऐसे वक्त पे ब्लैक पेपर आया है जब राज्य में चुनाव है 6 जिलों के अंदर। तो लिहाजा मनसा साफ है कि चुनाव पे इसका इफेक्ट आने के लिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है, लेकिन ये फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, महंगाई, पेगासस, ये तमाम जो कांग्रेस की ओर से मुद्दे उठाए गए हैं, इनका भी असर कितना होगा ये चुनाव तय करेंगे। लेकिन इतना तय है, रिजल्ट जो भी हो, दोनों तरफ से ये जरूर कहा जाएगा अपने मन मुताबिक कि लोकलाइज इलेक्शन होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इन चीजों का असर नहीं होता है, लेकिन कवायद जरूर की जाती है। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।